हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 5.3 अध्याय अर्थात समांतर श्रेणी है ना के अध्याय को हम लोगों ने हल किया था बच्चों। उसमें से हम लोगों ने 11 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर दिया था। तो आज हम लोग चलिए 12 नंबर के प्रश्नों को हल करने का हम लोग आज प्रयास करते हैं बच्चों। तो आज आप लोग अपने पास एनसीईआरटी किताब को लेकर के बैठे बच्चों, और 12 नंबर के प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विचार करने के लिए जा रहे हैं। तो आप अपने किताब में देखिए बच्चों कि प्रश्नावली 5.3 का 12 नंबर का प्रश्न किस प्रकार बनाया जाता है। शेष सभी प्रश्न 1 से लेकर के 12 नंबर तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले वीडियो में संपूर्ण बनाया है और अच्छी तरह से समझाया है बच्चों। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो 1 नंबर से आप लोग अर्थात शुरू से आप लोग उस वीडियो को देखते हुए यहाँ आए, तभी आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग टाइम को बिना स्पेंड करते हुए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर के प्रश्नों को हल करते हैं। तो किताब में 12 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक मौजूद है बच्चों, तो मैं प्रश्न को एक बार पढ़ता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित होते हैं, है ना। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेने हैं जो कि 6 से विभाजित होता है, अर्थात शुरू से आपको लेना है। तो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला संख्या क्या है जो 6 से विभाजित होगा, स्वयं 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 18 है ना, उसके बाद 24 है। इस तरह करके आप लोगों को कितने पद लेने हैं, 40 पद लेना है, और 40 पदों को क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। ऐसे आप लोगों को 40 पद लेने हैं और 40 पदों को आप लोगों को जोड़ना है बच्चों, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए प्रथम पद क्या है, a बराबर 6 है ना। d बराबर कितना है, आप लोग d सार्व अंतर निकालने के लिए जानते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो यहाँ हो गया 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 40। तो अब यहाँ पर हम लोग Sn का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे बच्चों और इसको जोड़ेंगे। तो Sn इज इक्वल टू कितना होता है, देखिए n/2 हो गया, और यहाँ से होता है 2a प्लस n-1, और ये हो गया d। नहीं, अब हम लोग सारी बातों को यहाँ पर रख देंगे, जितनी भी माने हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो n का वैल्यू बच्चों 40 है, तो ये हो गया 40/2, है ना। 2a है तो a का वैल्यू मेरा 6 है, प्लस हो गया n-1, n का वैल्यू 40 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना हो गया, 6। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए 2 से 40 20 बार में कट जाता है बच्चों, तो यहाँ पर मेरा 20 आ गया। ये हो गया 6 दूनी 12, प्लस 40 में से 1 घटेगा तो 39 हो गया, गुना यहाँ पर हो गया 6, है ना। अब 20 हो गया, 12 प्लस अब 39 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 9 6 के 54, 54 के 4 रह गया हाथ में 5, तो 6 18, और 18 और 5 मेरा बचा था, तो वो मिलकर हो गया 23, है ना। तो इक्वल टू यहाँ पर 20। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, तो 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और ये 2 हो गया। नहीं, अब इसको गुना कर देना है। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 के 2 रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, और 0 यहाँ पर बचा हुआ था। तो ये मेरा आंसर हो गया। मतलब प्रथम, है ना, 40 पदों का योग जो 6 से विभाजित होता है वो कितना होता है, 4920 मुझे प्राप्त होता है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को हल करेंगे, 13 नंबर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि 13 नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों। तो अपने किताब में एक बार 13 नंबर का प्रश्न को पढ़ेंगे बच्चों। तो 13 नंबर का प्रश्न मैं पढ़ देता हूं कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है ना। तो 8 का प्रथम गुणज, सबसे पहले तो वो संख्या 8 ही हो जाएगा बच्चों, उसके बाद होगा 16, है ना, उसके बाद हो जाएगा 24। इस प्रकार जो है आपको 15 संख्या का योग निकालना है, मतलब 15 पद तक इसको आपको जोड़ना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद यहाँ पर 8 हो गया, सार्व अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होगा, मतलब 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 हो गया, और n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 15 है। तो इसको हम लोग सिंपली फार्मूला का प्रयोग करेंगे बच्चों, और यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाता है, देखिए n/2 हो गया, उसके बाद हो गया 2a प्लस होता है n-1, और ये हो गया d। सारी बातों को रखेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पर हो गया 15/2, है ना। अब यहाँ पर 2a है ना बच्चों, तो 2 गुना यहाँ पर हो गया 8, प्लस n का वैल्यू 15 है, तो 15-1, और d का वैल्यू हो गया 8। इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 15/2 हो गया, है ना, 8 दूनी कितना हो गया 16, प्लस 15 में से 1 घट गया 14, और गुना यहाँ पर 8 होता है बच्चों। तो 15/2 हो गया, और ये हो गया 16 प्लस, है ना। तो 14 का
हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 14 का पहाड़ा आप लोग पढ़िए बच्चों 8 बार में, तो आप लोगों को कितना आता है 112 आएगा, है ना। तो नहीं यदि याद है बच्चों आप लोगों को 14 का पहाड़ा, तो आप लोग गुना करके भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो 15/2 हो गया, ये हो गया 16, इसको जोड़िए बच्चों, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, नहीं 6 और 2 8 होता है बच्चों, और यहाँ एक एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 128 आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों। तो 2 से 128 को आप काट दीजिएगा तो ये लगभग 64 बार में कट जाएगा। तो 15 गुना यहाँ पर हो गया 64, तो 15 गुना 64 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का पहाड़ा आपको याद ही बच्चों, तो 15 गुना 4 कितना होता है, हम लोग जानते हैं 60 होता है, 15 चले 60, 60 के जीरो हाथ में बच गया 6, और 15 छके 90, और 6 कितना होता है 96, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया 960, इसका आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे बच्चों। 14 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो 14 नंबर का प्रश्न को देखिए आप लोग एक बार किताब में पढ़ें बच्चों, और उसको हल करने की विधि सीखें यहाँ पर। तो 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती है, पहले हम लोग इसको निकाल लेंगे, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, है ना, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, इस तरह करके अंतिम पद यहाँ पर कितना हो गया, तो विषम संख्या 50 तो विषम संख्या है नहीं बच्चों, तो 50 के पहले हमको विषम संख्या लेना होगा, 49 होता है, तो 49 मेरा एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 0 से 50 के बीच में ये विषम संख्याएं होती है। तो अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि विषम संख्याओं की कितनी संख्या है यहाँ पर, है ना, कि 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो पहली विषम संख्या तो 1 हो गया, दूसरी विषम संख्या 3 हो गया, तीसरी विषम संख्या 4 हो गया, सॉरी 5 हो गया, उसके बाद 7 होता है, तो डॉट 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 करके 49। तो इस प्रकार की श्रेणी में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, हमको इसको ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपल सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे an का, है ना, क्योंकि 49 इसका अंतिम पद हो गया, तो कितने पद के बाद, मतलब ये विषम संख्या के कितने पद के बाद 49 आएगा, इसके लिए हम लोग फार्मूला का, आप लोग जानते हैं पदों के स्थान का फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो मतलब इस श्रेणी में 49 कितनवां पद होगा, ये हमको ज्ञात करना, अर्थात हम लोगों को an का फार्मूला का प्रयोग करके हम लोगों को n मालूम करना है कि 49 कितना पद होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, देखिए a बराबर 1 हो गया, अब d बराबर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 होगा, और an इज इक्वल टू कितना हो गया 49 होगा, नहीं। तो an इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों की a प्लस n माइनस 1d होता है। यहाँ से हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, n हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अंतिम पद देखिए 49 है, a का मान 1 है, प्लस n का मान देखिए 49 है, माइनस 1, और d का वैल्यू यहाँ पर हो गया 2। तो डेट सिंप्लाइज 1 को बराबर के इधर करेंगे बच्चों, तो 49 माइनस 1, सॉरी बच्चों यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिए 49, जबकि n का वैल्यू यहाँ पर n ही रहेगा। ये मिस्टेक से हो गया बच्चों हमसे, इसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ, है ना। अंतिम पद दिया हुआ है बच्चों, है ना, an का वैल्यू 49 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू को n ही रख देंगे, क्योंकि n का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है ना। यहाँ गलती से लिखा गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 49 में से 1 घट गया, तो ये हो गया 48 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 2 हो गया। तो n माइनस 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, कितना हो गया, देखिए 48/2, ये कितना बार में कटेगा 24 बार में कट गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हम लोगों को 24 मिल गया। तो n इज इक्वल टू 1 को उधर कर देंगे, तो 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस श्रेणी में 49 जो है बच्चों वो 25 नंबर में आती है ना। इसका मतलब है कि 0 से लेकर के 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होगी। फिर से समझिए कि 0 से लेकर के 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं होती है, जो कि मैंने इस प्रकार के ट्रिक्स का प्रयोग करके उसे निकाला। अब कहता है कि इसका योग कितना होगा बच्चों, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो योग का फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो योग का फार्मूला कितना होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2, है ना बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था बच्चों कि योग का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको अंतिम पद मालूम है, यहाँ पर बच्चों हमको अंतिम पद मालूम है, इसीलिए Sn का फार्मूला इस प्रकार होता है, a प्लस an होगा। यदि अंतिम पद यदि मुझे मालूम होता है तो Sn का फार्मूला हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को इस प्रकार बताया था कि ये फार्मूला किस प्रकार बनता है। तो एक बार यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पर उसको समझने का प्रयास करिए। जो Sn का फार्मूला लिखते हैं बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 होता है 2a प्लस
n-1 और ये होता है d। नहीं तो इसको यदि हम लोग तोड़ के लिखेंगे बच्चों कि n/2 होता है, ये हो गया a प्लस ए और ये हो गया n-1d। तो देखिए तो ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस n-1d का फार्मूला अंतिम पद का होता है, इसीलिए इस जगह में हम लोग an का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये फार्मूला कितना हो गया, n/2 हो गया, a प्लस an लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि यदि अंतिम पद यदि दिया हुआ रहता है तो Sn का फार्मूला हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं ताकि प्रश्न को बनाने में आसानी हो जाए। आप लोग ये भी फार्मूला का प्रयोग करिएगा तो आंसर आपका निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आसान विधि हो जाता है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हम लोग निकाले बच्चों, यहाँ n का वैल्यू 25 निकल गया, तो ये हो गया 25/2। a का वैल्यू देखिए 1 है और an का वैल्यू कितना हो गया 49। नहीं तो यहाँ से कितना हो गया देखिए 25/2 और 49 और 1 कितना हो गया 50। तो 2 से 50 मेरा 25 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 25 गुना 25 इज इक्वल टू कितना होता है 625। तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब है कि 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 625 होगा बच्चों। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नंबर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी किताब में बच्चों देखें कि 15 नंबर का प्रश्न जो है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जो है किस प्रकार बनता है उसको आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे 15 नंबर के प्रश्न को। तो सबसे पहले देखिए आप लोग प्रश्न को पढ़िए बच्चों, है ना। प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, प्रश्न निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहला दिन 200 रुपया, दूसरा दिन के लिए 250 रुपया और तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, है ना। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 25 रुपया अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है ना। तो ये प्रश्न को आप लोग बच्चों 2 बार 3 बार पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न को भी आप लोगों को समझा देता हूँ कि एनसीईआरटी के 15 नंबर का प्रश्न प्रश्नावली 5.3 का क्या कह रहा है कि एक निर्माण कार्य चल रहा है बच्चों कि उसमें से कहता है कि यदि कोई कार्य यदि विलंब से शुरू होता है ना बच्चों, तो उसमें आप लोगों को जुर्माना देना पड़ता है कि आखिर क्यों आप लोगों ने कार्य को विलंब से शुरू किया, है ना। तो इसके जुर्माना की राशि के यदि आप लोग एक दिन यदि उसको विलंब से शुरू करते हैं तो पहला दिन आपको जुर्माना 200 रुपया देना पड़ता है। यदि 2 दिन विलंब हो जाता है तो उसके लिए जुर्माना आप लोगों को 250 रुपया देना पड़ता है। पहला तो 200 रुपया देना ही पड़ेगा, दूसरा दिन आप लोगों को 250 देना पड़ेगा, तीसरा दिन आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जुर्माना जो है उत्तरोत्तर दिन आप लोगों का बढ़ता है। इसका मतलब 50 रुपया जो होता है आप लोगों को उत्तरोत्तर दिन के अनुसार जो है बढ़ता जाता है बच्चों। तो यहाँ पर कहता है कि यदि कोई एक ठेकेदार है जो कि एक कार्य को 30 दिन के बाद विलंब से शुरू किया है, तो उसको बताइए आप लोगों की उसे कितना राशि उसको पैसा देना पड़ेगा निर्माण कार्य लेट से शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पहला दिन का जो राशि होता है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं उसको 200 रुपया मान लेते हैं कि ये पहला विलंब शुरू उसको दिया गया। उसके बाद वो दूसरा दिन के लिए 250 रुपया विलंब देता है, उसका तीसरा दिन के लिए वो 300 विलंब देता है। इसी प्रकार जो है 30 दिन का उसको विलंब शुल्क कितना लगेगा हम लोगों को निकालना है बच्चों। नहीं तो यहाँ पर पहला पद ए बराबर आप लोग 200 देख रहे हैं, सार व अंतर जो आप देख रहे हैं कि कितना होगा 250 में 200 को घटा देंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है इज इक्वल टू 50 मिलेगा। और एन का मान जो हमको निकालना है 30 दिन तक, नहीं 30 दिन तक उसको कितना विलंब शुल्क देना पड़ेगा, सिंपली इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों। तो एस एन का फार्मूला हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो कितना हो जाएगा n/2 होगा, ये हो गया 2a प्लस, ये हो गया n-1 और ये हो गया मेरा d। तो ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर 30 हो गया, 30/2। a का वैल्यू 200 है ना। n का वैल्यू देखिए कितना है 30 है, 30-1 और d का वैल्यू मेरा पास यहाँ पर 50 है बच्चों। नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 30 यहाँ पर हो गया बटा 2। अब 200 गुना 2 कितना होता है 400 होता है, और 30 गुना 1 29 होता है, तो 29 गुना यहाँ पर हो गया 50। तो अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है बच्चों, है ना। 30/2 इधर हो गया 400, इसको आप गुना करें तो 29 गुना 50 कितना हो जाता है, तो 29 को हम लोग सीधे 5 से गुना कर देते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए 9×5 = 45 होता है 9×5 = 45, 45 के 5 रह गया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 होता है। तो एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, यदि 50 से गुना करेंगे तो ये हो गया 1450 हो जाएगा। नहीं अब देखिए यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 30 बटा यहाँ पर 2 हो गया, इसको हम लोग जोड़ेंगे, जीरो का जीरो हो गया,
5 का 5 हो गया और 14 और 4 यहाँ पर हो गया 18, तो मतलब 1850 होगा। तो ये मेरा 2 से कट जाएगा बच्चों, इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में, और ये कटेगा 2 से, और यहाँ पर 1 बच गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 925 बार में ये पूरा पूरी कट जाता है। तो अब हम लोग इसको गुना करेंगे बच्चों। मैंने आप कहिएगा कि सर यहाँ से तो 2 से 30 भी कट जाता है ना, तो आपने 30 को 15 बार में क्यों नहीं काटा? क्योंकि इसलिए मैंने नहीं काटा क्योंकि इसको 30 से गुना करना ज़्यादा आसान होगा 15 की तुलना में। तो इसको हम लोग 3 से डायरेक्ट गुना करेंगे। देखिए कितना आसान गुना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 के 5 रह गया 1, 3 दूनी 6 और 1 यहाँ पर हो गया 7, और 9 तिया यहाँ पर हो गया 27, और 1 जीरो यहाँ पर था वो चीज़ लिख दिए। तो उसको 30 दिन कार्य विलंब करने के लिए इतना रुपया पैसा अदा करना पड़ेगा बच्चों, 27,550 रुपया जो है उसको अदा करना पड़ेगा, है ना। पहला दिन वो कितना किया, 200 किया, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300 रुपया। तो इसी तरह 30 दिन यदि कार्य वो विलंब से शुरू करता है तो उसको कितना अदा करना पड़ता है, इतना रुपया अदा करना पड़ता है बच्चों। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 16 नंबर के प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि, है ना, राशि रखी गई है ना। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का बोलता है मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों ये चीज़ बोला गया है कि एक स्कूल में कोई एक प्रदर्शन रखा गया है। स्कूल में आप लोग भी स्कूल जाते हैं बच्चों, वहाँ पर एक प्रदर्शन रखा गया है, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन में 7 पुरस्कार दिया गया है ना। तो टोटल 7 पुरस्कार का कुल योग जो था बच्चों, मतलब 7 पुरस्कार का जो खरीदने में उसको जो कॉस्ट लगा है वो 700 रुपया लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार जो था, जैसे पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार जो होगा जितना मूल्य का होगा, दूसरा पुरस्कार जो था उससे 20 रुपया कम होगा। उसके बाद तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपया कम होगा। मतलब प्रत्येक पुरस्कार कहता है कि अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया घटता जाता है। तो बोलता है कि उसमें से आपको ज्ञात करना है कि कुल कितने पुरस्कार थे और प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य कितना होगा। तो 7 पुरस्कार का हमको मूल्य ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिया हुआ बच्चों कि 7 पुरस्कार का मूल्य योग दिया हुआ है 700 रुपया। इसका मतलब है कि SN बराबर यहाँ पर मेरा दिया हुआ है बच्चों 700 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर नगद पुरस्कार 7 है, इसका मतलब है कि N का वैल्यू हमको यहाँ पर 7 दिया हुआ, और D का वैल्यू जो दे दिया, क्योंकि अंतर दिया हुआ है ना, क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार के बीच का अंतर 20 रुपया है, इसलिए D का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 20 रुपया, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए प्रथम पद यहाँ पर मालूम नहीं है, तो हम लोगों को प्रथम पद हम लोगों को यहाँ से मालूम करना है ना। तो A बराबर हम लोगों को यहाँ से निकालना है फार्मूला। तो SN का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो SN इज इक्वल टू कितना हो गया, N/2 हो गया, इधर हो गया 2A + N-1 और इधर हो गया D। तो SN का वैल्यू तो 700 रुपया हो गया, N का वैल्यू हो गया 7/2 हो गया। हमको A का वैल्यू निकालना है बच्चों, इसलिए 2A को A ही रहने दिए, प्लस N का वैल्यू यहाँ पर हो गया 7 - 1 और D का वैल्यू हो गया मेरा पर 20। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों कोना कोनी हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे, है ना। यहाँ से हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो 2 इसके साथ गुना होगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए 700 × 2 और नीचे में आ गया बटा 7, इधर हो गया 2A + 7 में से 1 घटेगा 6 गुना इधर हो गया 20। तो 7 से 700 100 बार में कट गया बच्चों, और 100 × 2 कितना हो गया, 200 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2A प्लस इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, मतलब 120 हो गया। तो डेट सिंप्लाइज 120 को इधर ले आएंगे तो 2A इज इक्वल टू हो गया 220 - 120। तो डेट सिंप्लाइज 2A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 में यदि 120 को घटाएंगे बच्चों तो 80 मिलेगा। तो A बराबर कितना हो गया, 80/2 इज इक्वल टू इसको काटेंगे तो 40 हमको मिलेगा। तो जो प्रथम पुरस्कार था बच्चों ना, है ना, जिसका मतलब हम प्रथम पुरस्कार नहीं कह सकते हैं बच्चों, सबसे अंतिम पुरस्कार जो होगा बच्चों वो मेरा कितना हो जाएगा, क्योंकि पुरस्कार बोलता है उत्तरोत्तर दर से मेरा घटते जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहला जो पुरस्कार होगा वो बड़े मूल्य का होगा, नहीं बड़े मूल्य मतलब मूल्य का होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा पुरस्कार जो है हमको कितना मिला है, 40। तो यहाँ पर मिलेगा, देखिए सबसे अंतिम पुरस्कार मिल गया 40, मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा बच्चों, A + D हम लोग का यूज करेंगे। तो A का मान हो गया 40 और D का मान कितना हो गया, है ना, D का मान तो आप लोग 20 निकाले हैं, तो 20 इज इक्वल टू दूसरा पुरस्कार निकल गया 60,
उसके बाद देखिए तीसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर हो गया 2D, तो यहाँ पर हो गया 40 प्लस 2 गुना 20, नहीं तो 40 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया देखिए, है ना, 20 गुना 2 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 हो गया। अब यहाँ पर 3 पुरस्कार निकल गया, अब 4 पुरस्कार, ए प्लस यहाँ पर निकालेंगे 3D, तो 3D का वैल्यू कितना हो जाएगा देखिए 40 प्लस 3 गुना यहाँ पर हो गया 20। इस तरह करके हम लोग उत्तरोत्तर पुरस्कार का मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। इधर हो गया 40 और यहाँ पर 3 दूनी 6 मतलब 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 100। ये कितना पुरस्कार निकल गया, 1 2 3 4। अब हम लोग को निकालना है पांचवा पुरस्कार, तो मतलब कितना हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4D, तो इसको हम लोग रखेंगे ए का वैल्यू 40 और यहाँ 4 और डी का वैल्यू तो यहाँ पर 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 40 प्लस 20 गुना 2 80 हो जाएगा, तो 80 और 40 कितना हो गया 120 हो गया, है ना। फिर निकालेंगे ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5D, है ना, तो 5D निकालेंगे तो देखिए कितना हो गया 40, ए का वैल्यू 40 और 5 और डी का वैल्यू कितना हो गया 20, तो यहाँ पर हो गया 40 प्लस और 5 दूनी 10 और एक जीरो लगेगा तो 100 हो गया, इसको मिलाकर हो गया 140 रुपया हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग लास्ट पुरस्कार निकालेंगे ए प्लस 6D का, तो यहाँ पर हो गया 40 प्लस, है ना, 6 गुना 20 हो गया, तो 40 प्लस अब 6 दूनी 12 120 हो गया बच्चों, तो 120 गुना 40 कितना होता है 160 रुपया होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे जो प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किया होगा उसको 160 रुपया मिला होगा, है ना, ये फर्स्ट पुरस्कार मिला होगा। सेकंड पुरस्कार किसको होगा 140 रुपया जो होगा वो सेकंड पुरस्कार होगा, है ना। उसके बाद 120 रुपया जो होगा वो थर्ड पुरस्कार होगा, है ना, और जिसको 100 रुपया मिला होगा वो फोर्थ होगा पुरस्कार मिला होगा, और जिसको 80 रुपया मिला होगा, है ना, कैसे लिखे बच्चों 160 40 120 110, उसके बाद कितना है 80, इसको मिला होगा फिफ्थ पुरस्कार, कितना मिला 1 2 3 4 5 6 और इधर ये हो गया 7, फिफ्थ हो गया। उसके बाद जिसको 40 है ना 60 रुपया का जिसको पुरस्कार मिला होगा वो सिक्स्थ पुरस्कार होगा, और लास्ट में जिसको सेवंथ पुरस्कार मिला होगा वो कितना होगा बच्चों 40 रुपया का उसको पुरस्कार मिला होगा सेवंथ। तो ये कुल मिलाकर के मेरा सातों पुरस्कार का मैंने मूल्य ज्ञात कर दिया। तो इसी प्रकार जो है बच्चों सारा प्रश्न बनेगा। तो आज वीडियो में बच्चों इतना ही तक रखूंगा। इस लेसन में कुल प्रश्नों की संख्या जो है बच्चों जहाँ तक मुझे मालूम है कि 20 तक है, और आज हम लोगों ने 16 नंबर तक के प्रश्नों को आज हम लोगों ने हल किया। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बच्चों उसमें मैंने 17 18 19 20 है ना 4 नंबर तक मतलब 4 प्रश्न बचा हुआ है, 17 18 19 20 इस चारों प्रश्न को हल करके, है ना, इस लेसन को मैं प्रश्नावली 5.3 के लेसन को मैं कंप्लीट करके ख़त्म कर दूंगा, है ना, और उसके बाद मैं नया लेसन को शुरू करूंगा बच्चों। तो आज आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें बच्चों, और अपने से प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। आप लोगों को तो सिंपली थोड़ा सा ट्रिक्स मिल गया बच्चों, समाधान करने का तरीका आप लोगों को पता चल गया है। तो आप लोग जो है अपने से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, तब आप लोगों को जो है ज़्यादा इससे सीखने का मौका मिलेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसे समझने का प्रयास करें, और साथ ही बच्चों आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को बच्चों देखते रहें। आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।